ज़ियारत बलूचिस्तान का वो शहर जिसे बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रिहायशी अकामत गाह के लिए भी जाना जाता है। ज़ियारत कोयटा से 130 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। पहले ये ज़िला सिब्बी से मुंसलिक था और उसे जुलाई 1986 में अलग ज़िला करार दिया गया। ज़ियारत सरसब्ज़ शादाब जुनिपर के जंगलात से घिरा हुआ पहाड़ी इलाका है। उन जंगलात को सनोबर के दरख्त भी कहा जाता है। ये दरख्त पाकिस्तान के सबसे कदीमी दरख्त मानी जाती हैं, जो 4000 साल पुरानी है। ये भी माना जाता है कि ज़ियारत का सनोबर जंगलात दुनिया के दूसरे बड़े जंगलात में शुमार होता है। ज़ियारत का मौसम अमूमन सर्द रहता है, खासकर मौसम सरमा में शब रोज़ बर्फ से ढका होता है। कायद आज़म रेजिडेंसी भी ज़ियारत में वाक़ है, जहाँ बाबाए कौम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बसर किए थे। यह अकामत का सन 1892 में बरतानवी हुकूमत के दौर में बनाया गया। यह इमारत लकड़ियों से बना शानदार आर्किटेक्चरल मकाम का मालिक है, चूँकि यह इमारत पहाड़ों के माबैन खुली फिजा में तामीर किया गया है, जो चारों ओर से लकड़ी और खिड़कियों से बना सेहत अफजा घर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। पाकिस्तान के दीगर काबिल दीद मकामात की तरह ज़ियारत भी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। यहाँ के बर्फीले पहाड़, चश्मे से बहता पानी और तारीखी कायद आज़म रेजिडेंसी सियाह शौक से देखने आते हैं। ज़ियारत 8000 फुट रकबे पर फैला हुआ इलाका है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज और नरम खो हैं, जो फराग दिल्ली से सियाह को खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ के खाने बलूचिस्तान को रवायती और सकाफती पहचान देते हैं। ज़ियारत के भलाई इलाकों में प्रॉस्पेक्ट पॉइंट मशहूर है, जो 6 किलोमीटर दूरी पर वाक़या अपनी ऊंचाई के लिहाज से मकबूल है, जहाँ से पूरा ज़ियारत पहाड़ की गोद में वाक़या नजर आता है। नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट मौसम सरमा में बर्फ से लुत्फानंदोज होने ज़ियारत का रुख ज़रूर करते हैं। उनके रुकने के लिए 3 कमरों पर मुश्तमिल सरकारी कॉटेज तैयार करवाया गया था। वह लकड़ी का बना नफीस कॉटेज बहुत ही पुरकशिश था। नए नकाशी से बनाए गए फर्नीचर और एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो पूरे कॉटेज को गर्म करने का फरीजा सर अंजाम दे रहा था। और इसके अलावा बरामदे में बड़े आतिशदान में लकड़ियां लगाई गई थी। शाम के वक्त उसी आतिशदान के पास बारबेक्यू का इंतजाम किया गया। खवातीन खाने की तैयारियों में लगी। योशा और केहान बज़ाहिर बेखबर हैं, जबकि महाबीर बर्फबारी में खड़ा ज़ियारत के मकामी लोगों को अपनी तलवारबाजी के करतब दिखाकर फरहत बख्श रहा था। उसके हर करतब पर ज़ियारत के मकीनों के साथ साथ आगा साहब भी भरपूर तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई करते। आज आगा साहब को महाबीर भाई पर कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा। मनसा मुंह बनाए मन बनाए महाबीर भाई के ठीक होने का जश्न मना रहे हैं। हमना ने सीखों पर कबाब की टुकड़े लगाते हुए सरगोशी की। ये तबसरा सुनकर मनसा के हाथों से गिलास लड़क कर गिर पड़ा। वह हक्का बक्का हमना को देख रही थी। उसके अंदेशे सच हो रहे थे, इसलिए दिल में हसद और जलन भी तेज होने लगी। बारबेक्यू से लुत्फानंदोज होकर आगा साहब और तीनों बेटे लूडो खेलने बैठे। उनकी हंसी मजाक और खेल देखकर अम्मा बेगम और जमरूश बहुत खुश थी। वो एक खुशहाल और मोहब्बत से भरा घराना लग रहा था। अम्मा बेगम ने उस बाहमी ताल्लुकात की सलामती की दुआ भी की थी, पर वो उस बात से अनजान थी कि उनकी फैमिली को बांटने की तरकीबात तो कब से शुरू हो चुकी हैं। सबके सो जाने के बाद आधी रात कॉटेज की पोर्च में बैठी, गर्म ओवरकोट पहने और कंधे पर ऊनी शाल डाली, वो आसमान से गिरते बर्फ को देख रही थी। जमरूश की नाक ठंड से सुर्ख हो गई थी, मगर महाबीर का दिल बर्फबारी देखने से भर ही नहीं रहा था। महाबीर, उसने कॉफी का घूंट भरते हुए उसे मुखातिब किया। वो बर्फ के एक एक दाने को हाथ से पकड़ते हुए खनकारा। बहुत प्यार करते हो मुझसे? ये सवाल गैर मुतवक्का तौर पर हुआ। महाबीर रुक गया, गर्दन मोड़कर सवालिया नजरों से उसे देखा। वो बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहे थे। प्यार क्या होता है? वो इस एहसास की तारुफ से अनजान था। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वो एहसास हैं जो आपके सख्त रवैये को देखकर भी आपको चाहता है, जो आपको समझते हैं, आपकी खुशी और तकलीफ महसूस करते हैं, जो आपको गले लगाकर अपने होने के एहसास दिलाता है, जो आपके आंसू पहुँचते हैं, जो आपकी हर खामी को जानते देखते हुए भी आपकी खूबियों का जिक्र करते हैं, जो आपका ख्याल रखता है, जो दिन रात आपके बारे में सोचता है, मनफी पहलुओं को मुस्बत में बदल देता है। मोहब्बत वो है जो खुद को मुकम्मल तौर पर आप में शामिल कर देते हैं। वो थोड़ी के नीचे हाथ रख के बात मुकम्मल करके गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। महाबीर ट्रांस की कैफियत में उसे सुन रहा था, जिसके साथ होने से सुकून मिलता है, जिसके दूर जाने से जिंदगी बेमानी लगती है, जिसके पास आने से दिल धड़कते हैं। मोहब्बत उसी को तो कहते हैं। महाबीर ने अपनी जानिब से कुछ जुमले इजाफे किए। अब हैरान होने की बारी जमरूश की थी। उन अल्फाज के आगे किसी इजहार की गुंजाइश न रही। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो जान चुकी थी। उसे हैरत ज़दा होते देखकर महाबीर मुस्कुरा दिया और उसके चेहरे के करीब हुआ, अपने लब उसके ठंडे रुखसार पर रखे।
जिस पर जमरूश ने करंट खाकर आंखें मीच ली। जहां उसकी मोहब्बत पर दिल बाग बाग हुआ था, वहीं अंदर ही अंदर एक खौफ भी था कि कहीं उससे अलग होने पर महाबीर अपना दिमागी तवाज़ुन फिर से न खो दे। वापसी से पहले उन सब ने होना औड़क और होना झील की सैर भी की थी। जियारत से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या होना झील भी सियाह की तवज्जो का मरकज़ है। ये बलूचिस्तान का मशहूर झील है। ये झील 1894 में बरतानवी दौरे हुकूमत में वजूद में आया। ये दो पहाड़ों के दरमियान एक तारीखी पुल भी बनाता है। झील के किनारे रेस्टोरेंट भी है जो सनोबर के दरख्तों से घिरा हुआ है। यहाँ की ठंडी हवा, नीला पानी और साफ आसमान तरोताज़ा समा पेश करते हैं। 1894 में औड़क रोड पर सैलाबी रैली को रोकने एक डैम बनाया गया, जिससे कोहे मर्दार और सरगुन घर के पानी का बहाव होना झील की सिमत हो गया। 2016 में सैलाब की वजह से सरपल डैम का पानी गंदला हो गया और बगैर फिल्ट्रेशन के उसे होना झील में जाने का रास्ता न मिला। इसलिए होना झील के पानी की सतह काफ़ी कम हो गई, जिससे वहाँ के मुकामी लोग परेशान हो गए। 2016 के अगस्त में एक वक्त ऐसा आया कि होना झील पूरी तरह खुश्क हो गया, जिससे हजारों की तादाद में मछलियां तबाह हो गई थी। फिर वक्त के साथ साथ कहतसाली में कमी आई और झील पर फिर से भरने लगा और अब फिर से जिंदगी के काबिल हद तक पानी से भर गया। उसके जैसे होना औड़क भी घूमने की दूसरी जगह है जो होना झील के करीब की वाक़या है। यहाँ हजारों की तादाद में सियाह घूमने आते हैं। ये कोयटा वालों का पसंदीदा पिकनिक पॉइंट है। उस इलाके में सेब और चेरी के बागात हैं। रोड के दोनों तरफ में पानी की नहर बहती हैं जो पुरताइश मंजर पेश करती हैं। हुना ओड़क के आखिरी हिस्से में वली तंगी डैम वाक़ है, जो बलूचिस्तान के खास मुकाम पर है, जिसे 1960 में तामीर किया गया। उस डैम का मकसद ओड़क के अवाम को साफ पानी मुहैया करना था। यहाँ का पानी साफ और शफाफ और मीठा है, जिसमें सरगोन रेंज के पहाड़ों से पानी का चश्मा आकर बहता है। चूंकि फरवरी का महीना था और होना ओड़क और होना झील का पानी जमा देने की हद तक ठंडा था, फिर भी महाबीर कश्ती में जाने के लिए जिद कर रहा था। उसकी जिद पूरी करने आगा साहब ने इजाज़त दे दी। महाबीर और जमरूश एक कश्ती में सवार होकर होना झील की सैर करने लगे। मज़ा आया ना? वह किनारे पर कश्ती से उतर कर चढ़ेगा। अभी जमरूश उतरी नहीं थी कि आदमी से कश्ती छूट कर डगमगा गई। जमरूश! महाबीर की सांस रुकने लगी। सर पर आसमान टूट पड़ा था। उससे फौरन से बेशतर आगे बढ़कर उसे थाम लिया, वरना वह खून जमा देने वाले पानी में गिर जाती। जमरूश अभी खुद को संभालती कि चटाख की आवाज़ फिजा में बुलंद हुई। महाबीर तेज से उस कश्ती चलाने वाले को जमीन बोस कर चुका था। महाबीर, नहीं, रुको! उसने उसे बाजू से थाम कर उस आदमी को मजीद मारने से रोक लिया। आगा साहब और बाकी सब पानी के किनारे रेस्टोरेंट में बैठे थे। नीचे शोर शराबा देखकर हड़बड़ा के और तेजी से किनारे की सिमत भागे। क्या हुआ? आगा साहब ने तेजी से आगे आकर पूछा। वो महाबीर को गुस्से में और गरीब आदमी को फर्श पर पड़े देखकर मामला समझ तो गए थे, मगर वजह नहीं जानते थे। कुछ नहीं, चलिए। वह बिना वजह बताए जमरूश का हाथ पकड़े चल पड़ा। आगा साहब ने वहां इकट्ठे लोगों को समझा बुझाकर मामला रफा दफा किया। क्यों मारा उसे? मैंने मारपीट से मना किया है ना? जमरूश पार्किंग में आकर गिलामंद हुई। जान ले लूंगा हर उस इंसान की जो तुम्हें हर्ट करेगा, और उसे तेज से चिल्लाया था। जमरूश सहम गई। उसे पहले वाले महाबीर की झलक दिखाई दी थी। उसने दिल पर हाथ रखकर सांस बहाल करने की कोशिश की। उसे महाबीर की मोहब्बत पर नाज से ज्यादा खौफ आया था। महाबीर! उसने डरते डरते उसे मुखातिब किया। वो तैश में था, इज़्तिराब में था। दिमागी हालत फिर से बेकाबू होने लगी थी और अपना बकिया गुस्सा उस पर नहीं उतारना चाहता था, इसलिए हवा में मुक्का मारते कार में जा बैठा और खुद को अंदर लॉक करके डैशबोर्ड पर मुक्कों की बरसात कर दी। आगा साहब और बाकी सब पार्किंग में आए तो आगे की सीट पर ही जामिद बैठा रहा। जमरूश ने दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की। जब वो अपने आप से लड़ाई अकेले हैंडल करना चाहता था तो उस वक्त जमरूश ने भी उसे प्राइवेसी दी। आज वापसी का दिन था। सब पैकिंग में मसरूफ थे। आगा साहब असेंबली से लौटे तो सब जाने के लिए तैयार थे। योशा कहाँ है? उन्होंने उसकी कमी महसूस करते आसपास देखा। वह कल रात को ही निकल गया था। उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया था कि हाँ ने एतमादी से बहाना बनाया। ऐसा क्या काम था? आज हम सब भी निकल ही रहे थे ना? आगा साहब ने दिल छिकनी का इजहार किया कि हाँ, लभिंच क्या हकीकत तो कुछ और ही थी जो नवाब शाह मीर साहब को खसार पहुंचकर ही पता लगनी थी। महाबीर कहाँ है? दूसरा सवाल कदरे घबरा कर हुआ। उस सवाल पर अम्मा बेगम और जमरूश ने भी आसपास देखा था। यही तो था, बाहर निकल गया होगा। जमरूश ने अम्मा बेगम और आगा साहब की नजरें खुद पर महसूस की तो मुतज़ब्ज़ब होते जवाब दिया, तुमने जाने क्यों दिया? वो अभी इतना भी नॉर्मल नहीं हुआ कि अकेले कहीं जाए। आगा साहब काफी परेशान हुए और उसे ढूंढते हुए बाहर जाने के लिए मुड़े के ठटक गए।
ان کی نظروں کی سمت میں دیکھتے اما بیگم اور زمروش بھی کھڑی ہوگی کہ ہان اور دونوں بھابھیوں نے بھی سر پر سراریت سے دیکھتی نظریں روک لی تھی۔ نواب مہابیر احسانی نے زندگی کے ساتھ نئے انداز میں قدم قدم چلتا اندر داخل ہوا۔ اس نے بال چھوٹے کٹوا دیے تھے، فرینچ کٹ شیو کو صاف کر کے بہت ہلکی مگر پوری شیو رکھی تھی۔ اس انداز میں اس کے چہرے کے نقوش اور بھی واضح ہو رہے تھے، جو اس کی کشش کو مزید بڑھا کے وہاں کے گول گول گھماتے بلکہ جھپکاتے نچلا لب دانتوں میں دبائے چھوٹے بالوں پر ہاتھ پھیرتے آغا صاحب کے روبرو آیا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ شرماتے ہوئے گویا ہوا۔ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ آغا صاحب متبسم ہوئے۔ ہمیں بتا دیتے، اکیلے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے نرمی سے اضافہ کیا۔ وہ مہابیر کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، سرپرائز دینا تھا۔ اس نے ایکسائٹمنٹ میں شانے اچکے زمروش سحر انگیز نظروں سے اس نئے مہابیر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے ہر طرح خود کو بدل رہا تھا۔ اگر وہ کسی سے کہتی اسے نوابوں کا شہزادہ ملا ہے تو بھی غلط نہ ہوتا۔ اچھا سرپرائز تھا، پر نیکسٹ ٹائم بتا کر جانا۔ پریشان ہو گئے تھے ہم۔ آغا صاحب نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیا۔ جو حکم آغا صاحب۔ اس نے سر کو ہم دے کر ہدایت مانی۔ وہ دونوں اسی انداز میں ساتھ ساتھ آگے بڑھ کے ان کے پیچھے باقی سبھی روانگی کے لیے آمادہ ہوئے۔ گاڑی کی بیک سیٹ میں ساتھ بیٹھی اس نے پلکیں اٹھا کر زمروش سے اپنے نئے لک کی تائید چاہی۔ جواباً اس نے پلکیں جھپکاتے سر کو جنبش دیتے بہت خوب کا اشارہ کیا۔ مہابیر کی خوشی دگنی ہو گئی۔ ناراض ہو؟ وہ شاید کل کے واقعے پر پچھتا رہا تھا۔ نہیں، اس سے اپنے محافظ سے ناراض رہنا گوارا نے کیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ سورج ڈھل کر تاریکی کو غائب ہونے کی دعوت دے گیا تھا۔ آپ کو تو لمبے بال پسند تھے؟ اس نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے اب صرف تم پسند ہو۔ وہ محبت بھری گہری آواز میں سرگوشی کرتا آگے ہوا۔ تو میں نے کب کہا کہ بال چھوٹے کروا دو؟ زمروش سوچنے لگی۔ تم نے کہا نہیں، میں نے محسوس کر لیا۔ جب بھی تم میرے چہرے سے لمبے بال ہٹاتی تھی تمہاری آنکھوں سے دلچسپی کم ہو جاتی تھی۔ گردن موڑے اس کا رخ زمروش کی سمت تھا۔ وہ ہلکے ہاتھوں سے اس کا نیا ہیئر سٹائل درست کر رہی تھی۔ اب میرے بنا کہے میری باتیں محسوس کرنے لگے ہو؟ زمروش محسوس ہوتے سیدھی ہوئی۔ گاڑی میں آغا صاحب اور اما بیگم بھی تو تھے۔ تم سے پیار جو ہو گیا؟ وہ اظہار کرتے چہرہ کھڑکی کی سائڈ کر گیا۔ زمروش بلش کرتے چہرہ جھکا گئی۔ البتہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں ضرور تھا۔ اللہ ہر دل سے واقف ہے، سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی اور اس کا دکھاوا بھی۔ جہاں زمروش نے مہابیر کی اتنی بڑی کمی کے باوجود اسے اللہ کی رضا کے لیے پورے دل سے اپنا لیا تھا، تو اللہ نے بھی مہابیر کو ٹھیک کر کے اس کی نیک نیتی کا اجر دے دیا تھا۔ گھر واپس آ کر اچھا لگ رہا تھا۔ حصار میں کوئٹہ کے مقابلے سردی قابل برداشت تھی۔ مہابیر سب سے پہلے اپنے گھوڑوں کے پاس گیا جسے اس نے ان 3 دنوں میں بہت مس کیا تھا۔ وہیں گھر والے آرام کرنے چلے گئے۔ یوں ہی شام بیت کی اور رات ہونے کو آ گئی۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھی اسی کے انداز میں زیرو لائٹ کی روشنی میں چمکتے فانوس کو دیکھ رہے تھے۔ تو میری پڑھائی کب شروع کری ہو؟ یہ سوال غیر متوقع انداز میں ہوا۔ زمروش نے حیران ہوتے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کل سے پہلے کیا پڑھو گے؟ وہ محسوس ہوتے بولی۔ انگلش۔ وہ سپاٹ رہا۔ انگلش تو تھوڑی بہت آتی ہے۔ زمروش کا کچھ اور ہی پلان تھا۔ نہیں، زیادہ انگلش چاہیے، جیسے تم ڈاکٹر کے ساتھ بول رہی تھی۔ مہابیر بسیط ہوا، منہ بن گیا تھا۔ زمروش ایک منٹ میں اس کی زیر نظر دیکھ کر سرپرائز ہو جاتے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ نوٹ کرتا تھا، اسے اس کی بات حیران کرتی۔ مہابیر کا دماغ نارمل ہو رہا ہے یا نارمل انسان سے بھی زیادہ تیز چل رہا ہے، متعین نہ کر پائی۔ پہلے دین سیکھیں گے، اللہ کو جانیں گے، ان سے قریب ہوں گے، پھر انگلش۔ زمروش نے اپنائیت سے تجویز دی۔ مہابیر نے آئیبرو ملائی، اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہم چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ لیں، لیکن جب تک اپنے بنانے والے کے قریب نہیں ہوں گے ہمارے کام نہیں بنتے، سکون نہیں ملے گا۔ زمروش اسے دین کی اہمیت سمجھانے لگی۔ پر میرا سکون تم ہو۔ مہابیر نے اسے سمجھانا چاہا، اور میں آپ کو کس نے دی ہوں؟ اس نے دوسرا سوال پوچھا۔ آغا صاحب نے۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ تو ایک ذریعہ ہیں۔ آپ کے نصیب میں میرا ہونا اللہ نے اصل سے لکھا ہوا تھا، اسی لیے تو آغا صاحب کے ذریعے آپ کی لائف میں آئی۔ پر اصل دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، تو ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس نے سوچ کر صحیح طریقے سے سمجھا کر تائید چاہی۔ اب کی بار مہابیر نے آئیبرو اٹھائے، سمجھنے کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ اسے نیا درس مل رہا تھا جو اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ میں آپ کی دنیا ہی نہیں، آخرت بھی سنوارنا چاہتی ہوں، تاکہ ہم جنت میں بھی ساتھ رہیں۔ تو پہلے اللہ، پھر دنیا۔
उसने उंगली दिखाते मानो बात पर मोहर लगे। महावीर ने सर को जंबिश दिया और आगे के लाया अमल को सोचते महसूस होते सो गया। अगली सुबह मामूल की सी हुई। महावीर अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही जाग गया। उसने करवट बदल कर देखा तो वो हिस्सा खाली था। जमरूश किबला रुख किए मुसल्ले पर खड़ी फजर की नमाज अदा कर रही थी। महावीर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वह सफेद चादर सर पर ओढ़ कर चेहरे के गिर्द लपेटी आंखें सजदे के मुकाम पर टिकाए हुए थी। उसकी दुआ मांगकर पलके उठा लेने तक वो उसे यूं ही देखता रहा। जब जमरूश उठकर मसल्ला तय करके मुड़ी तब वो उठ बैठा। क्या दुआ मांगी? उसने तजस्सुस से सवाल किया। यही कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, मेरे साथ रहें और हम दोनों को सीधी राह की हिदायत मिले। उसने खुश दिली से चंद दुआएं गिनवाई। महावीर उसे मुस्कान से नवाज कर फ्रेश होने चला गया। आज वर्जिश और तलवारजानी करके फिर नाश्ते से फारिग होकर वह नमाज की किताब लिए जमरूश के साथ धूप में बैठ गया। जमरूश टीचर के जैसे प्यार और सख्ती के मेल जोल से समझाती रही और वह मुअद्दब स्टूडेंट की तरह सीखने लगा। वहीं यामीन और अदीबा रिमोट कंट्रोल पर लड़ पड़ी थी, एक दूसरे पर झड़पी। वो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल लगा के और साथ ही वॉल्यूम भी काफ़ी तेज़ कर दी। खबरों में जापान के एक मशहूर तलवारबाज जिसने ओलंपिक्स के काफ़ी मेडल्स भी जीते हुए थे उसके मुताल्लिक कोई खबर बताई जा रही थी। नमाज का तरीका याद करते हुए पौष में दाएं से बाएं चक्कर लगाते उस एथलीट का नाम सुनकर वो रुक गया और लाउंज में आकर टीवी पर वो खबर देखने लगा। क्या हुआ? आप उसे जानते हैं? जमरूश उसके पीछे आ गई। ये ये कोनी कानो है, जापानी फेंसिंग एथलीट। महावीर खोए हुए खनकारा। कोनी कानो जापान का पहला फेंसिंग गोल्ड मेडलिस्ट है जिसने 2020 के ओलंपिक्स में जापान के लिए फेंसिंग में पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके अलावा कोनी ने 2022 और 2023 के एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। 2024 के ओलंपिक्स में कोनी कानो ने फ्रांस के यानिक बोरल को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आप स्पोर्ट्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मुझे यकीन है ऐसे 3-4 तलवार सन को तो 1 मिनट में हरा सकते हो। जमरूश ने उसे दाद देते कहा। महावीर मुस्तरिब होने लगा। वह जमरूश की बात को नजरअंदाज करके वापस बाहर निकल गया और वो वहीं उसे तेज तेज सबक याद करते देखती रही। नवाब शामिर रईसानी काम से वापसी पर डॉक्टर साहब के घर गए तो वहां शोक का समा था। नवाब साहब देखे, क्या हो गया? मार दिया उनको? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? उनकी अहलिया नवाब साहब को देखकर बहन करने लगी। नवाब साहब शौक हो गए थे, उन्हें समझ न आया क्या हुआ। वहीं उनके अकब में खड़ा यूशा जबड़ा सख्ती से बंद किए आसपास देख रहा था। एक रोज कबल वो अपनी पहचान छुपाए डॉक्टर के क्लिनिक में इधर आया। मरीज तो गन के साथ किसी नकाबपोश को देखकर ही घबरा कर भाग निकले। उसने डॉक्टर के कैबिन में आकर नकाब नीचे किया। छोटे नवाब, क्या बात है? वह युषा की उस तरह आने पर मशकूक हुआ और घबरा कर पीछे होने लगा। उस दिन कहा था महावीर को पागल खाने भेजने का कहना, फिर आगा साहब ने उसे क्यों नहीं भेजा? वह घबराते हुए एक एक कदम आ गया। मैंने वही कहा जो आपने कहने को कहा था, बाकी उसमें मेरी क्या गलती है? डॉक्टर हड़बड़ाता हुआ पीछे होते होते दीवार से लग गया। गलती ये है तुम अच्छे डॉक्टर नहीं हो, उसने नफरत में इस लहजे में कहते उसे गोली मार दी। वह करा उठा मगर जान नहीं की। दूसरा शूट मजीद करीब आकर किया गया। इस मर्तबा डॉक्टर साहब ताप न ला सका और फर्श पर गिर कर तड़पने लगा और देखते ही देखते बेजान हो गया। शोर सुनकर लोगों के जमा होने से पहले वह नकाब वापस चढ़ाकर फरार होने में कामयाब हो गया। आज क्लिनिक के अंदर घुसकर नामालूम अफराद की फायरिंग से जान गई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इलाके के पुलिस ऑफिसर के बयान पर आगा साहब ने अफसरदगी से मुड़कर उस बेवा खातून और बच्चों का देखा था। ऑफिसर, कातिल बचकर नहीं जाना चाहिए और उनकी कफालत के लिए मेरे मैनेजर से कुछ रकम ले लेना। नवाब साहब ने बेवा माँ को सब्र की तलकीन की और आगे बढ़ गए। यूशा के तासुरात सपाट थे। वह जानता था जिस कत्ल के साथ नामालूम अफराद का नाम जुड़ गया फिर उस मुजरिम का गिरफ्तार होना नामुमकिन के बराबर था और अगर पकड़ा जाता भी तो उसके लिए इतना तारुफ काफ़ी था कि वह नवाब शामिर रईसानी का बेटा है, नवाब यूशा रईसानी। कॉलर दुरुस्त करते वो भी ताज़ियत कहते आगा साहब के पीछे निकल गया। क्या हुआ? डॉक्टर साहब से मिली? अम्मा बेगम उनका उतरा चेहरा देखकर मुतफस्सर हुई। उसे किसी ने मार दिया, शामिर साहब सपाट अंदाज में इतना ही कह सके। मनसा ने हैरत भरी नजरों से उनके आकब में खड़े यूशा को देखा था। क्या? अम्मा बेगम को हिरानी ने घेर लिया। चलो खैर, न जाने और कितने मरीजों का गलत इलाज करता रहा होगा। किसी न किसी की बददुआ लगी होगी।
शामिर ने लंबा सांस खारिज किया और पैर दराज करके लेट गए। अम्मा बेगम ने मायूसी से सर झटका था। किसको क्या सजा मिलनी है ये तो अल्लाह तय करेंगे, मगर उस दुनिया के दौलतमंद तबका खुद ही जज और वकील बना चुका है। तुमने डॉक्टर को मार दिया? कमरे में दर आते ही मुनस्सा ने पूछा। तो और क्या करता? वो कपड़े चेंज करने वार्डरोब में चला गया। फिर भी वो आगे के अल्फाज सोच रही थी कि वो एक झटके से वापस बाहर आया। क्यों? तुम तो महावीर को भी मारने की तजावीज देती रहती हो, अब डॉक्टर को मार दिया तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? वो गजब से घुराया। पर डॉक्टर को मारने के लिए मैंने नहीं कहा। मुनस्सा ने तस्हीह किया। लेकिन सब कुछ कर तुम्हारे लिए ही रहा हूं। तुम्हें ही दौलत चाहिए। यूशा ने एक आईब्रो उठाए जताया। मुझे बस हमारा हिस्सा चाहिए जो आगा साहब अपने लाट में किसी और को ना दे दे। मुनस्सा ने मुंह बसोटे हों किया। जो भी है खेल अब शुरू हो गया। एक एक करके रास्ते में आने वाला मोहरा गिरता जाएगा। तुम अब चुपचाप देखती जाओ। आखिरी फिक्रा उसके मुंह पर उंगली दिखाते कहकर वो लेटने चला गया। मुनस्सा लब भींच कर हाथ में रोड़ते हुए उसे देखती रही। बाहर का मौसम अपने साथ नए रंग लेकर आया था। महावीर दीन के दर्स में काफी कुछ सीख गया था। अब वो नमाजों की पाबंदी करने लगा। आगा साहब और अम्मा बेगम को ये तब्दीली देखकर बहुत खुशी हुई। उस शाम समरूश महावीर की किताबें समेट रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आगा साहब आइए। उसने शामिर साहब को खाकी शलवार कमीज पर नीला वेस्ट कोट पहने, कंधों पर सफेद शॉल डाले अपने दरवाजे पे खड़े देखा तो दुपट्टा दुरुस्त करते हुए मुड़ी। शामिर साहब हाथ कमर कमर के पीछे बांधे रोबो दबदबा बनाकर चलते अंदर दाखिल हुए। उसकी आंखों में खुशी थी, ममनूनियत थी, सकून और शुजाअत थी। तुमने हमारी फैमिली की रसूमात ही बदल दिए हैं। खासकर महावीर के मामले में उसकी जितनी लगन से खिदमत की है वो आज तक किसी ने नहीं की। शुक्रिया। वह मध्यम आवाज में मशकूर हुए और समरूश के सर पर हाथ रखा। आई तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट के बिना पर थी, लेकिन दिल से उस हवेली को और आप सबको अपनाया है। खासकर महावीर को तो इतनी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। उसने पसीराई वसूल करते हुए वजाहत की। अगले माह आपकी और महावीर की शादी की एनिवर्सरी है और उस मौका पर हम रिवायती अंदाज से जश्न मनाना चाहते हैं। निकाह तो सादा सा हुआ था, उसे वलीमा समझ लो। आगा साहब ने उसे सरप्राइज कर दिया। जैसे आपको ठीक लगे। उसने खुशी खुशी फरमाइश कबूल कर ली। वो सर को खम देकर कमरे से बाहर निकले तो दूसरी तरफ से महावीर अंदर आता हुआ नजर आया। महावीर, आपने सुना? आगा साहब हमारा वलीमा करवा रहे हैं, पूरे कबीले की दावत होगी। कितने सारे लोग आएंगे? वह महसूस होती इश्तियाक से बोलती थी। महावीर फीका सा मुस्कुरा दिया। उसकी जानिब से गैर दिलचस्पी भरा रद्द-ए-अमल देखकर जमरूश हैरान होगी। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? उसने मुस्तहकिम लहजे में पूछा। अच्छा है, पर घबराहट हो रही है। पूरा खानदान आएगा, इतने लोगों के सामने पैनिक हो गया तो? उसने खदशे का इजहार किया। आपको पता है, हमारी जिंदगी काफी हद तक सही हो जाती है जब हम हर चीज अल्लाह पर छोड़ देते हैं। खुद को परेशान न करो, जो हो रहा है होने दो। सब बिखरा है तो बिखरा रहने दो, सब सही वक्त पर सिमट जाएगा। अपने रब से सबर, बर्दाश्त, हिम्मत और रहम मांगो। अल्लाह से ये गिला कभी मत करना कि मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी क्यों किया, कैसे, क्यों, क्या, कैसे, ये सब सोचना छोड़ दो। सही वक्त का इंतजार करो। और फिर कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि अनकरीब तुम्हें इतना दिया जाएगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो बस उसकी रजा में राजी हो जाओ। वो सब सुन रहा, सब देख रहा। बस कामल यकीन रखो। जमरूश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख के समझाया। जरूर, आई विल ट्राई। महावीर अब अक्सर इंग्लिश उर्दू के मुंतशिर जवाब दिया करता। उसकी आवाज़, उसके बोलने का अंदाज और साथ में ये अल्फाज महावीर के बेचैन दिल पर मरहम की तरह लगे थे। बेशक अल्लाह के जिक्र में ही तो दिलों का सुकून है। अगली सुबह मामूल से बढ़कर काम थे। घर में महावीर और जमरूश के वलीमे की तकरीब की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बड़ी बेगम, छोटी बीबी जी आ गई। मुलाजिम अम्मा बेगम को खबर देने आया। अम्मा बेगम बेटी के आने की खबर सुनकर चहक उठी। अम्मा बेगम। सफिया भागते हुए अम्मा बेगम से लिपट गई। उसके पीछे दामाद जी गोद में 1 साल का बेटा लिए अंदर आए और उनसे मिले। घर की खुशहाली दुगनी होगी। सफिया हवेली में देखते आगा साहब को ढूंढने लगी, जबकि तुफैल सोफे पर तशरीफ फरमा होगी। पोते को अम्मा बेगम ने ले लिया था। मुलाजिम उनके लिए शरबत बनाकर लाए। वो घूंट पीते आसपास डेकोरेशन देख रहा था जब सीढ़ियों पर नजर की। जमरूश महसूस होते, खुशी से सरशार होते नीचे आ रही थी। सोफे पर बैठे अनजान मर्द को खुद को देखते पाया तो गड़बड़ाकर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए नजरें नीचे कर ली। वो लाउंज में आई तो तफैल गिलास टेबल पर रखता खड़ा हो गया। यकीनन आप महावीर की बीवी हैं। हाय।
उसने मॉडर्न मर्द बनते हाथ आगे किया। जमरोश ने पहले उसे देखा, फिर आईब्रो उठाकर उसके हाथ को। पर मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने मेजबानी की खातिर लहजा हमवार रखा। मैं तो फैल मक्सी, सफिया का शोहर। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता गया। ओ सफिया, उसे याद आया महाबीर की एक छोटी बहन भी है जो इस्लामाबाद में रहती है। चलो अच्छा है, नंद को तो जानती हो, उसके शोहर से भी मुतारफ हो जाओगी। तो फैल का अंदाज मजीद दोस्ताना हो गया। जमरोश को एक आंख न भाया। सफिया कहाँ है? उसने आसपास देखा, वो बाकियों से मिलने अंदर गई है। तो फैल ने सरता पैर उसे देखा। जमरोश नंद से मिलने जाने लगी। इतना लंबा सफर करके आया हूँ, एक कप चाय मिलेगी? उसने जमरोश को सदा देकर रोक लिया। जी जरूर, क्यों नहीं। उसे फीका सा मुस्कुराकर सर को हम दिया और मुलाजमा को आवाज लगाई। ये इस घर के दामाद हैं, खातिरदारी में कमी न रहे। जाओ जल्दी चाय नाश्ते का इंतजाम करो। उसने जताते हुए मुलाजमा को हुक्म दिया और आगे बढ़ गई। तो फैल आईब्रो उठाए उसे देखे गया।